स्वागत है। आज हम मानव भूगोल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं। देखेंगे कि ये मानव भूगोल की प्रकृति, उसके दायरे और खासकर मनुष्य और पर्यावरण के रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। लगता है कि मुख्य बात इसी जटिल रिश्ते को समझना है और इन स्रोतों से पता चलता है कि इसे समय के साथ काफी अलग-अलग नजरियों से देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, देखिए, भूगोल का जो मूल विचार है वो पृथ्वी को मनुष्य के घर के रूप में देखना है। ये स्रोत इसी बात को रेखांकित करते हैं और मानव भूगोल खास तौर पर इसी घर के अंदर इंसान और उसके भौतिक वातावरण के समीकरण पर ध्यान देता है। और एक बात जो ये सामग्रियां शुरू से ही साफ करती हैं वो है प्रकृति और मनुष्य का मतलब अविभाज्य होना। उन्हें अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये अविभाज्यता वाली बात काफी दिलचस्प है और इन सामग्रियों में मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे रैडज़ेल संश्लेषण पर जोर देते हैं, एलएनसी सैंपल गतिशील संबंधों की बात करती हैं और विडाल दी ला ब्लाश एक नई संकल्पना लाते हैं। इन सब का निचोड़ क्या है असल में? देखिए, इन सभी परिभाषाओं के केंद्र में जो बात है वो है अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप। मतलब कैसे भौतिक पर्यावरण हमें हमारे समाज को आकार देता है और कैसे हम इंसान पलटकर पर्यावरण को बदलते हैं। अच्छा। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये रिश्ता कितना गहरा है। यहाँ तक कि हम भौगोलिक आकृतियों के लिए मानव शरीर के रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, जैसे तूफान की आंख, नदी का मुंह या फिर पर्वत की नाक। वाह! ये दिखाता है कि हम खुद को प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ मानते आए हैं। सही कहा। ये शरीर के अंगों वाले रूपक ये वाकई दिखाता है कि जुड़ाव कितना गहरा है। लेकिन जैसा आपने कहा, इन सामग्रियों से ये भी पता चलता है कि इस रिश्ते को देखने का नजरिया हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। शुरुआत में पर्यावरणीय निश्चयवाद का जिक्र है। ये क्या सोच थी? पर्यावरणीय निश्चयवाद ये एक शुरुआती नजरिया था, खासकर उन समाजों में जहां तकनीक ज्यादा विकसित नहीं थी। मूल विचार ये था कि भाई प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है, वही तय करती है कि इंसान कैसे जिएगा, क्या करेगा। मतलब प्रकृति कंट्रोल में थी? हाँ, बिल्कुल। प्रकृति को पूजा जाता था, उससे डरा भी जाता था, उसे माता प्रकृति मानते थे। स्रोत में मध्य भारत के अबूझमाड़ के बैंदा का उदाहरण भी है। वो प्रकृति के साथ पूरे तालमेल में रहते हैं, लेकिन एक तरह से उसके अधीन भी हैं। यहाँ तकनीक का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी कम तकनीक उतना ज्यादा प्रकृति का प्रभाव। इसे मानव का प्रकृतिकरण भी कहा गया है। मतलब इंसान प्रकृति के हिसाब से ढल जाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे तकनीक आई, सोच बदली होगी। इन सामग्रियों में संभववाद की भी बात है, पॉसिबिलिज्म। क्या ये निश्चयवाद का ठीक उल्टा है? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। संभववाद में जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती है, सांस्कृतिक विकास होता है, तो इंसान सिर्फ जरूरतें पूरी करने की स्थिति से आगे बढ़ता है। वो पर्यावरण में सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि संभावनाएं देखने लगता है, मौके तलाशता है। अच्छा, अवसर। जी, पर्यावरण अब अवसर देने वाला बन जाता है और इंसान इन अवसरों का इस्तेमाल करके अपने निशान छोड़ता है। खेत, शहर, सड़कें, बंदरगाह, ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। नॉर्वे के ट्रोंडहाई में रहने वाली कारी का उदाहरण इसमें फिट बैठता है। भयानक सर्दी है, लेकिन तकनीक है, गर्म ऑफिस, खास टायर, तो वो आराम से रहती है। ये प्रकृति का मानवीकरण दिखाता है। अब इंसान प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ रहा था। मतलब पहले प्रकृति हावी थी, फिर इंसान हावी होने लगा। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या ये दो ही एक्सट्रीम है? स्रोत एक बीच के रास्ते का भी जिक्र करते हैं, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। ये कुछ बैलेंसिंग आर्ट जैसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ग्रिफिथ टेलर का ये विचार नव निश्चयवाद ये ट्रैफिक लाइट जैसा है। ट्रैफिक लाइट कैसे? ऐसे कि न तो पूरी तरह प्रकृति का नियंत्रण है, लाल बत्ती रुको, और न ही इंसान की बेलगाम आजादी की वो जो चाहे करे, हरी बत्ती जाओ। हम प्रकृति के नियमों को समझकर विकास कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी सीमाओं का सम्मान करना होगा, रुकना भी पड़ेगा। स्रोत इशारा करते हैं कि जब हमने इन सीमाओं को, इन लाल बत्तियों को नजरअंदाज किया, जैसे अंधाधुंध विकास किया, तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण जैसी समस्याएं खड़ी हुई। सही बात है। तो नव निश्चयवाद का सार यही है, एक टिकाऊ संतुलन खोजना, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नष्ट न करे। ये एक तरह की समझदारी है, न कि हार या जीत का मामला। तो ये सफर मतलब निश्चयवाद से संभववाद और फिर नव निश्चयवाद तक दिखाता है कि हमारी समझ कैसे विकसित हुई है,
लेकिन ये जो विषय है मानव भूगोल, ये खुद भी काफी जटिल लगता है। स्रोत में कई उपागमों का जिक्र है, मात्रात्मक क्रांति, फिर मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचार। ये सब क्या है? क्या ये अलग अलग दौर है? हाँ, मानव भूगोल खुद भी बहुत डायनेमिक रहा है, स्थिर नहीं रहा। शुरू में ये ज्यादातर वर्णनात्मक था, फिर क्षेत्रीय विश्लेषण पर जोर बढ़ा। इसके बाद आई मात्रात्मक क्रांति 60 और 70 के दशक में। इसमें आंकड़ों, गणितीय मॉडल, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। भूगोल को और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश थी। अच्छा, नंबर्स पर फोकस। जी, लेकिन फिर जैसा कि स्रोत बताते हैं, 70 के दशक में ये महसूस होने लगा कि ये तरीके शायद इंसान के अनुभवों को, उसकी भावनाओं को, उसकी सोच को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे। कुछ ज्यादा ही मशीनी हो गए। अमानवीय जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो इसके जवाब में कई नई धाराएं उभरी, जैसे मानवतावादी भूगोल, जो लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों, उनकी दुनिया की समझ पर केंद्रित था। फिर आई अमूलवादी या रैडिकल विचारधारा, जो सामाजिक न्याय, असमानता, गरीबी, भेदभाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। इसमें मार्क्सवादी विचारों का भी प्रभाव था। ओके। और व्यवहारवादी भूगोल, जो इस पर ध्यान देता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उस समझ के आधार पर कैसे फैसले लेते हैं। तो ये सब भूगोल को और ज्यादा मानवीय बनाने की कोशिशें थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मानव भूगोल सिर्फ नक्शे और आंकड़ों का अध्ययन नहीं है। ये पृथ्वी पर मानव जीवन की पूरी जटिलता को, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। और इसीलिए ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान जैसे कई दूसरे विषयों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सामग्रियां हमें दिखाती हैं कि पृथ्वी पर अपने स्थान और पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को हमने कैसे समझा है। कभी प्रकृति को पूरी तरह मालिक मानकर, कभी खुद को मालिक समझकर, और अब शायद हम एक साझेदारी या संतुलन की तलाश में। बिल्कुल, यही मुख्य बात है। मनुष्य और पर्यावरण का रिश्ता बेहद जटिल है, लगातार बदल रहा है। और निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ये इसे समझने के अलग अलग पड़ाव या नजरिए हैं। और भूगोल ने खुद को भी इन्हें समझने के लिए लगातार बदला है, विकसित किया है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। इन स्रोतों ने ये तो दिखाया कि तकनीक, टेक्नोलॉजी हमारे और प्रकृति के रिश्ते में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, मध्यस्थता करती है। हाँ, बिल्कुल। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लाइमेट इंजीनियरिंग जैसी अभूतपूर्व तकनीकों के युग में हैं। तो इसे देखते हुए भविष्य में निश्चयवाद, संभववाद और खासकर नवनिश्चयवाद, ये जो संतुलन वाली बात है, इसकी हमारी समझ कैसे बदल सकती है? क्या ये नई तकनीकें हमें प्रकृति की लाल बत्तियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका सम्मान करने में मदद करेंगी, या फिर कहीं ये हमें हरी बत्ती पर और तेजी से, शायद बिना सोचे समझे दौड़ने का भ्रम तो नहीं देंगी? ये सोचने वाली बात है।